आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरी किताब के हम 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, क्या देखेंगे? 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे। हर साल इसी में से आता है। 100% में हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसी में से आपके टॉपिक फंसेंगे यहाँ पर। ठीक है, अधिकांश टॉपिक इसी में से फंसेंगे, 100% की गारंटी है। ठीक है, आप एग्जाम देना तो बाद में बात करना बाद में। ठीक है, 100% इनको आपको तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कोई 2 नंबर का आ जाएगा, कोई 3 नंबर का टॉपिक आ जाएगा, कोई 5 नंबर का भी आ जाएगा। ध्यान रखना, इसी में से न्यूमेरिकल नहीं लिए ना डेरिवेशन। 100% इसी में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको उनको रट लेने हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप ही देखें तो बताएंगे यहाँ पर। आप पेपर मिले लेना, पिछले सालों के हर साल यही आते हैं, किसी ना किसी सेट में छपे मिलेंगे यहाँ पर। 100% आने वाले हैं, 100% की गारंटी। अधिकांश टॉपिक आपको इसी में से मिलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर 100% आ सकता है। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए किरचॉफ का नियम कुछ होता नहीं क्या? इसको प्रथम नियम या संधि का नियम आ सकता, अलग से आ सकता। किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए, संधि का नियम लिखिए, धारा का नियम लिखिए। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन इसी में से बनकर आएंगे यहाँ पर। देखिए क्या होता है यहाँ पर, संधि का नियम कह सकते हैं इसको, धारा का नियम कह सकते हैं। देखिए क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। हमेशा ध्यान रखना, क्या? किसी विद्युत परिपथ में कोई विद्युत परिपथ होगा, उसमें किसी संधि पर मिलने वाली कोई संधि होगी, उस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात समेशन I बराबर 0। समेशन का मतलब क्या होता है? योग, जोड़। इसका योग क्या होगा? 0 होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई संधि ले ली यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए संधि है, यहाँ पर इधर की धारा, यहाँ पर संधि कितनी? 1 2 3 4 यहाँ पर संधि। यहाँ पर मान लीजिए धारा आप किधर भी प्रभावित कर सकते हैं। मान लीजिए I1 हमारी धारा I इधर की हो जा रही है, I1 अंदर की हो जा रही है, I3 बाहर निकाल दी हमने, I4 बाहर निकाल दी, I5 बाहर निकाल दी। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, जो संधि की ओर धाराएं जाती हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो संधि से बाहर आती हैं उसे क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। क्या जाती हैं? जो संधि की ओर जाती हैं वो क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, और जो संधि से बाहर जाती हैं वो नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए। देखिए संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। देखिए यहाँ पर I1 क्या जा रही है? संधि की ओर आ जाएगी, I1 प्लस का I1 हो जाएगा, संधि की ओर जाएगी प्लस का I2 हो जाएगा, संधि से बाहर जाइए माइनस का I3 हो जाएगा, संधि से बाहर जाइए माइनस का I4 हो जाएगा, संधि से बाहर जाइए माइनस का I5 हो जाएगा। कितनी भी ले सकते हैं आप। ठीक है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए यहाँ पर I1 प्लस I2 माइनस का I3 हो जाएगा, माइनस का I4 हो जाएगा, माइनस का I5 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 0, हो गया 0। फिर देखिए यहाँ पर इस नियम एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, यह नियम किसके संरक्षण, किस नियम का पालन करता है? यह नियम किसको व्यक्त करता है? तो इस प्रकार यह नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला नियम आपका। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, चित्र उतना पूछे, 1 नंबर का पूछे, सिर्फ आपको इतना लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, अगर 2 3 नंबर का पूछे तो ये एक ही नियम, तो आपको इतना लिखना। लॉन्ग में पूरा 5 नंबर का आता है यहाँ पर, पूरा लिख देना है ये। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम देखेंगे। द्वितीय नियम आपको इस टाइप से समझा देंगे यहाँ पर, ए भी सिंपल, कभी रटने की जरूरत नहीं होगी। देखिए द्वितीय नियम वोल्टता का नियम भी कहते हैं अथवा पास का नियम भी कहते हैं। देखिए क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, इसको याद मत करना, हम समझा रहे हैं आपको, धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए इसको मत याद करना चाहिए, इसको याद करना, समेशन IR बराबर क्या होता है? समेशन E होता है। अब देखिए विद्युत धारा वाला चैप्टर है यहाँ पर। क्या है? विद्युत धारा वाला चैप्टर है। विद्युत धारा वाला चैप्टर, क्योंकि विद्युत तो लगाना ही है। चलिए, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में धारा क्या है? प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, तो बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, या बीजगणितीय योग के उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किसी टाइप से लिखना, लेकिन ये मेन चीज आना चाहिए। क्या? किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक गुणनफल दोनों को लिखना चाहिए। आप लिखा होना चाहिए, विद्युत वाहक बल लिखा होना चाहिए, बस किसी टाइप से कोई भाषा लिख देना आप। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल। ठीक है, क्या? संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसके बीजगणितीय योग है यहाँ पर, बीजगणितीय योग, तो उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग लिखना, चूंकि यहाँ पर समेशन लगाते हैं इसलिए लिखते हैं बीजगणितीय योग। ठीक है, इसको मत भूलना, इसको लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, किस टाइप से, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंदपास में बहने वाली धारा, ठीक है, तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के
विद्युत भागबल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस टाइप से लिख लेना, जिस टाइप से बोल रहे हैं, कोई भाषा लिखना यही है आपको, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर ठीक है, उसमें बोला है चित्र भी वर्णन कीजिए। यहाँ पर 5 नंबर का तो चित्र तो आपको बनाना होगा। यहाँ पर एक हमने यहाँ पर क्या ले लिया, सेल ले लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर एक पेट्रोल लगा दिया, यहाँ पर एक पेट्रोल लगा दिया, 3 पेट्रोल लगा दिया यहाँ पर 2 सेल ले लिए यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए धारा में से प्लस से माइनस की ओर बहती है, आपको मालूम होगा, ठीक है। प्लस है यहाँ पर तो प्लस से इधर की ओर बहा दिए, इधर की ओर आएगी धारा हमारे पास, कहाँ इधर की ओर आएगी, इधर की ओर जाएगी। देखिए अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर इधर की ओर बहा दीजिए, यहाँ पर इधर की ओर बहेगी हमारी धारा। यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 इधर से आएगी, इधर से I2 I1 प्लस I2, इसको क्या मान लेंगे हमने, I1 I2 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 I2, इधर की ओर चली गई I1 I2, ए चली गई I1 I2, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर एक देखिए एक पास हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर एक बंद पास एक बंद पास ये वाला है, एक बंद पास ये वाला है, तो बंद पास एक बंद पास 2 में। तो यहाँ पर देखिए पहले लिखिए, इस नियम के अनुसार बंद पास एक के लिए तो हमेशा ध्यान रखना, जब धारा की दिशा में चलते हैं तब प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब 2 हमारे पास विद्युत भागबल प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर प्लस से माइनस के, तो विद्युत भागबल E1 का मान पॉजिटिव लेंगे पहले वाले का, दूसरे का मान नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। बहुत न्यूमेरिकल में काम आता है। देखिए इसमें ले रहे हैं यहाँ पर बंद पास एक में, तो देखिए प्लस से इधर की ओर चल रहे हैं, ए वाला ले रहे हैं, तो I1 R1 हो जाएगा। यहाँ पर I1 R1 हो गया, I1 R1 हो गया। फिर देखिए फिर इधर की ओर आइए, यहाँ पर इधर की ओर जा रहे हैं हम, चूंकि उधर जा रहे हैं धारा इधर आ रही है, हम उधर जा रहे हैं धारा इधर आ रही है, तो क्या हो जाएगा R2 ये लगा हुआ प्रतिरोध I2 माइनस का R2 हो जाएगा। अब देखिए प्लस से माइनस की ओर शुरू किया था यहाँ पर, ठीक है। हम इधर की ओर जा रहे थे, पहला वाला क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे E1, इधर की ओर जा रहे थे यहाँ पर E1 माइनस का E2 हो जाएगा। यहाँ पर इस टाइप से लिख लेना। फिर इसी टाइप से बंद पास 2 ले लेंगे, यहाँ पर बंद पास 2 के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बंद पास 2 के लिए, यहाँ पर यहाँ से शुरू कीजिए बंद पास 2, यहाँ पर एक पूरा बंद पास है, ऊपर वाला बंद पास, तो क्या हो जाएगा I2 R2 हो जाएगा। इधर की धारा की दिशा में जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। R3 I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस से शुरू किया, यहाँ पर कोई विद्युत भाग वाला है नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसे घटा देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको कर देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। 1 नंबर का और ऑब्जेक्टिव इस तरह पूछा जाता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, इसे व्यक्त करता है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। लिख लेना, इतने 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं हम कि इसी में से आपके टॉपिक आएंगे यहाँ पर, ठीक है। इतने हमको तैयार करते हैं, 15 छोड़ना नहीं है, पूरी किताब के हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा देखेंगे हम। अब देखिए दूसरा हर साल आता है, इस पर 2024 डाल लीजिए, इस पर इसी में से 100% फंसेंगे आपके अधिकांश टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर देखिए एम्पियर का परिपति नियम, एम्पियर का परिपति नियम लिखिए। यहाँ पर क्या होता है एम्पियर का परिपति नियम, देखिए किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र में बी से वी का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र किसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। देखिए किसी बंद परिपथ के लिए लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, बंद परिपथ के लिए, इसलिए लिखेंगे किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसे कहते हैं एम्पियर का परिपथी नियम कहते हैं। क्या होता है यहाँ पर, क्या लिखेंगे, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसे एम्पियर का परिपथी नियम कहते हैं। कोई कठिन है यहाँ पर, कुछ नहीं कठिन है। दूसरा टॉपिक हो गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब तीसरा देखेंगे हम, देखिए तीसरा 2024 इस पर भी डाल लीजिए। यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जितने हम बता रहे हैं आपको तैयार करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फ्राइडे के नियम लिखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, देखिए फ्राइडे के नियम देखिए, प्रथम नियम लिखिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रथम नियम, जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है, ठीक है। जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है तो विद्युत भागबल 100% उत्पन्न होना ही होना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो क्या हो जाता है, परिपथ में एक प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास्क के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है। इसे न्यूमैन का भी नियम कहते हैं। अगर न्यूमैन का नियम है तो इसी को आपको लिखना है, ठीक है। क्या होता है कि जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास्क के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, न्यूमैन का नियम कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए, चाहे इसको इस लाइन को लिखना चाहे लिख लीजिए एक लाइन। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लास्क परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो परिपथ में विद्युत भागबल ई बराबर क्या होता है, माइनस के डी फाई डेल फाई, डी भी लिख सकते हैं, डेल फाई ओवर डेल टी होता है। क्या होता है, माइनस के डेल फाई ओवर डेल टी, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर लिखना है। क्या लिखेंगे, जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है, इसका मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत भागबल, देखिए क्या है, प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास्क परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, जिसका परिमाण क्या होता है, चुंबकीय फ्लास्क की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका परिमाण मतलब मॉडुलस होता है। फिर देखिए द्वितीय नियम क्या होता है यहाँ पर, देखिए किसी परिपथ में
देखिए क्या होता है 2-3 नियम, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है। क्या करती है? उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंज का नियम भी कहते हैं। क्या होता है? किसी परिपथ में, कोई परिपथ होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का ये विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी को कहते हैं लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम लिखने के लिए तो यही लिख देना आपको। ठीक है, 2-3 नियम होगा, लिख लीजिए। अब देखिए तीसरा देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए चौथा टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है यहाँ पर हमारे पास है, किसी परमाणु के उत्तेजन विभव तथा आयनन विभव से आप क्या समझते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष के लिए ध्यान रखना, आएगा जरूर। ठीक है, उत्तेजन विभव, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके। ठीक है, वह न्यूनतम त्वरक विभव, न्यूनतम जरूर लिखना। ठीक है, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह, ठीक है, इतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके। ठीक है, परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। क्या होता है? वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके। ठीक है, परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। पारे का उत्तेजन विभव कितना होता है? 4.86 वोल्ट होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। फिर देखिए आयनन विभव क्या होता है? आयनन मतलब आयनित कर सके। देखिए वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु से टकराने पर, क्या, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु से टकराने पर, ठीक है, क्या करने पर, भाई सेम टू सेम है यहाँ पर। क्या आयनित कर सके, यहाँ पर क्या कर सके? आयनित कर सके, उत्तेजन कर सके, जैसे में आयनित कर सके, परमाणु का आयनन विभव कहलाता है। क्या होता है? वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु से टकराने पर उसे आयनित कर सके, परमाणु का आयनन विभव कहलाता है। ठीक है, पारे का आयनन विभव कितना होता है? 10.4 वोल्ट होता है। ठीक है, लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना 2024 के लिए यहाँ पर। अब देखिए पांचवा देखेंगे क्वेश्चन हम। ठीक है, देखिए पांचवा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इधर उधर चैप्टर के हुए कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ पढ़ने हैं यहाँ पर। ठीक है, अब तो आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा। देखिए अर्धचालक क्या है, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से क्या होती है? कम तथा अचालकों से अधिक होती है। ठीक है, अचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से क्या होती है? कम होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से क्या हो? कम हो तथा अचालकों से अधिक होती है। ठीक है, अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। ध्यान रखना, अर्धचालक आपसे पूछ रहे क्या कहेंगे आप? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम लेकिन अचालकों से क्या होती है? अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं, बस लिख लेना यहाँ पर। फिर देखिए निज अर्धचालक, यहाँ पर निज अर्धचालक क्या होते हैं? देख लीजिए इधर, देखिए निज अर्धचालक क्या होते हैं? एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि ना मिली हो। ठीक है, क्या एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि ना मिली हो निज अर्धचालक कहलाता है। इस प्रकार जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक है। क्या होता है? एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि ना मिली हो। ठीक है, कोई एक शुद्ध अर्धचालक हो उसमें क्या कोई अशुद्धि ना मिली हो। ठीक है, निज अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? निज अर्धचालक कहलाता है। इस प्रकार जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में क्या होते हैं? निज अर्धचालक हैं। क्या है? निज अर्धचालक हैं, लिख लीजिए। अब देखें क्या देखेंगे हम? बाह्य अर्धचालक देखेंगे हम, लिख लीजिए इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए बाह्य अर्धचालक क्या होता है? देखिए बाह्य अर्धचालक क्या होता है? निज इसको सही से कर लेते हैं, रुक जाइए। निज अर्धचालकों की विद्युत चालकता क्या होती है? बहुत कम होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आने वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना। बहुत कम होती है, परंतु उसमें संयुक्ता 5 अथवा 3 वाले किसी पदार्थ की अल्प मात्रा यानी कि अपद्रव्य के रूप में मिला दी जाए तो अर्धचालक की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्या होती है? अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है? वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, अपद्रव्य मिलाने पर, कोई अपद्रव्य मिलाने पर या डोपिंग कहलाती है। अपद्रव्य मिलाने को क्या कहती है? डोपिंग कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, डोपिंग की परिभाषा ये लिख देना यहाँ पर। यह तथा अपद्रव्य मिले ऐसे अर्धचालकों को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अपद्रव्य क्या होता है यहाँ पर? तथा अपद्रव्य मिले ऐसे अर्धचालकों को कहते हैं बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप होता है, पी टाइप होता है। कुछ नहीं यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए। क्या होता है? निज अर्धचालकों की विद्युत चालकता क्या होती है? ध्यान रखना, बहुत कम होती है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, ध्यान रखना। परंतु उसमें संयुक्ता 5 अथवा 3 वाले किसी पदार्थ की अल्प मात्रा अपद्रव्य के रूप में मिला दी जाए। क्या की जाए? मिला दी जाए तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? बहुत अधिक बढ़ जाती है। अपद्रव्य मिलाने को यह क्रिया डोपिंग कहलाती है। क्या कहते हैं? यह क्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। तथा अपद्रव्य मिले ऐसे अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, बाह्य अर्धचालक को 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप। यहाँ पर लिख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखेंगे।
देखिए छठा 2024 इस पर भी लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है यहाँ पर, किसी परमाणु के लिए बोहर या बोर, बोहर भी कहते हैं बोर, ठीक है, कि 3 परिकल्पनाएं लिखी हैं एवं समझाइए। यहाँ पर किसी टाइप से ऐसा 100% इस बार आएगा क्वेश्चन, 3-5 नंबर का लांग में आता, ध्यान रखना है, 3 या 5 नंबर का आएगा। देखिए नील बोहर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, नील क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के मॉडल की कठिनाइयों को दूर किया। क्या रदरफोर्ड की कठिनाइयों को क्या यहाँ पर दूर किया? इसके लिए इन्होंने 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इन्होंने कितनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी? 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की यहाँ पर, ठीक है, दी थी। देखिए पहली परिकल्पना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए क्या होता है, उनका कोणीय संवेग में घूम सकते हैं, यहाँ पर चारों चक्कर लगा सकते हैं, कोई समझ लीजिए। यहाँ पर जिनका कोणीय संवेग क्या होता है? h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर जिनका कोणीय संवेग क्या होता है? h/2π का पूर्ण गुणज होता है। जहाँ h क्या होता है? प्लांक नेतांक होता है, मालूम होगा। 2π तो मालूम है क्या है, कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। जे बराबर क्या होता है? h/2π वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल निमोल आता है, ठीक है। जहां जे बराबर आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th में, जे बराबर क्या होता है? टॉर्क बराबर है यहाँ पर, ठीक है। टॉर्क बराबर क्या होता है? जे बराबर आई ओमेगा होता है, ठीक है, आई ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आई बराबर जड़ता आघूर्ण आपने पढ़ा हुआ, जड़ता आघूर्ण क्या होता है? आई बराबर m r स्क्वायर होता है। कोणीय वेग रेखीय वेग में आपने संबंध पढ़ा होगा, ठीक है। b/r होता है, तो इसको काटेंगे m/r, इसकी जगह पर m/b स्क्वायर h/2π लिख लिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए जहाँ n क्या है, यहाँ तक लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पहली परिकल्पना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको समझना चाहते हैं क्या है, यहाँ पर देख लिए, जहाँ n क्या है? एक पूर्ण गुणांक, आप यहाँ तक लिख देंगे, जहाँ में टाइम मत खराब करना, ठीक है। जहाँ एक पूर्णांक है, जहाँ n एक पूर्णांक है जिसका मान क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट बहुत से होते हैं, जिस कक्षा की क्रम संख्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कक्षा की क्रम संख्या कहते हैं। इस प्रकार बोहर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में घूम सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? कुछ निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं, सभी में नहीं, ठीक है। क्या सभी में नहीं? कुछ निश्चित डेफिनेटली क्या होते हैं? कक्षाओं में क्या करते हैं? घूम सकते हैं, और सभी में नहीं। इन कक्षाओं को कहते हैं स्थायी कक्षाएं कहते हैं, इन कक्षाओं को कहते हैं स्थायी कक्षाएं कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए पहली परिकल्पना, यहाँ तक लिखना आप, ठीक है, ज़्यादा मत लिखना, यहाँ तक लिख देना, ठीक है। लेकिन यहाँ समझा दिया, अगर लिखना चाहें तो पूरा लिखना, और बेटर आपको नंबर मिले, वैसे भी पूरे नंबर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी परिकल्पना देखेंगे हम। देखिए क्या होती है दूसरी परिकल्पना? स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। क्या? स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, ठीक है। अतः परमाणु का स्थायित्व क्या हो रहता है? स्थायित्व बना रहता है, ठीक है। क्या रहता है? परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन के परमाणु में n क्रम संख्या वाली स्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? E बराबर -r Hc/n² होती है, ठीक है। डिवाइड क्या होता है? डिवाइड बाई n² होती है। क्या होती है? स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते। अतः परमाणु का स्थायित्व क्या रहता है? बना रहता है यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन के परमाणु में n क्रम संख्या वाली स्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर क्या होती है? -r Hc/n², ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर r क्या है? जहाँ रिडबर नेतांक, यहाँ पर h क्या है? प्लांक नेतांक है, ठीक है। c क्या है? यहाँ पर प्रकाश की चालें मालूम है। तीसरी, जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, क्या? जब परमाणु से बाहर से क्या मिल जाती है? उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, तो उसका मान कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा अर्थात उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। क्या? उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, परंतु यह 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहर कर तुरंत ही अपनी नीची कक्षा में वापस लौट आता है, ठीक है। क्या? परंतु यह 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहर कर क्या तुरंत ही अपनी नीची कक्षा में वापस लौट आता है तथा लौटते समय विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक है। लौटते समय क्या करता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में क्या करता है? ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन की यहाँ तक लिख देना, यदि इलेक्ट्रॉन की ऊंची कक्षा में ऊर्जा E2 मान लें तथा नीची कक्षा में ऊर्जा E1, तब तथा उत्सर्जित तरंग की आवृत्ति क्या मान लें? न्यू, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? H न्यू बराबर E2 - E1, ठीक है। पढ़ लेना, थ्योरेटिकल है यहाँ पर, E2 - E1। ध्यान रखना, तीनों परिकल्पनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएंगी जरूर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए 7वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, आएगा जरूर। यह कमियां आ जाएं, कमियां बहुत बार पूछी गई हैं, ध्यान रखना। रदरफोर्ड के मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्या होता है? एल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड का मॉडल कहते हैं,
ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, वो सिंपल होता है। देखिए प्रत्येक परमाणु समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, द्रव्यमान क्या होगा, समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन को छोड़कर समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है। ये तो मालूम होगा। प्रत्येक परमाणु समस्त क्या, प्रत्येक परमाणु समस्त द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में क्या रहता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, मालूम होगा। ठीक है। फिर देखिए दूसरी लिख लीजिए यहाँ पर, दूसरा, नाभिक के चारों 10⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। क्या नाभिक के चारों 10⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या वाले खोखले गोले में क्या इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक में धनावेश के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है, कुछ नहीं है। क्या नाभिक के चारों 10⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक में क्या धनावेश के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। देखिए तीसरे लिख लीजिए यहाँ पर, ए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, इस टाइप से हमको कहीं नहीं मिलेगा लिखा, ध्यान रखना, आप देख लेना मॉडल पेपर उठाकर। ए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थित विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। क्या ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थित विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखिए इसकी कमियां देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए कमियां लिख लीजिए, इस मॉडल के आधार पर दो कमियां लिख लीजिए। इस मॉडल के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकी। ठीक है, नहीं की जा सकी, ध्यान रखना, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। इस मॉडल के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। ठीक है। सेकंड लीजिए, नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, आपको मालूम है होती हैं, वृत्तीय कक्षाएं होती नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है, उसका वेग क्या है, उसकी स्थिति क्या है, आदि की जानकारी इस मॉडल से प्राप्त नहीं हो सकी। ध्यान रखना, नाभिक के चारों असीमित वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है, उसका वेग क्या है, उसकी स्थिति क्या है, आदि की जानकारी इस मॉडल से प्राप्त नहीं हो सकी। लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमियां अलग से पूछी जाती, कमियां लिखिए। ठीक है, 2 नंबर की अलग से पूछी जाती है, ध्यान ना, एक नंबर का। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्या, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए क्या होता है अल्फा कण प्रकीर्णन। सन 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना जानने के लिए एक प्रयोग किया। क्या सन 1911 में जो रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना जानने के लिए क्या कहता है, एक प्रयोग किया था यहाँ पर। इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम से अधिक गति से निकलने वाली अल्फा किरणों की बहुत पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया। जो हमारे पास क्या थी यहाँ पर, यानी कि रदरफोर्ड ने क्या कहता है यहाँ पर, इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने बताया कि इस कुछ नहीं किया था यहाँ पर, वो रदरफोर्ड थे यहाँ पर, रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम से अधिक गति से निकलने वाली क्या अल्फा किरणों को बहुत पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया था। स्वर्ण पत्र ने सोने की पन्नी पर गिराया था। तो क्या हुआ था, तो देखा था, उन्होंने देखा था कि कुछ अल्फा किरणें थी बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल गई थी, और कुछ अल्फा किरणें विभिन्न खंडों में विभिन्न दिशाओं में फैल गई थी या विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो गई थी। ठीक है, कुछ भी लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, यही लिखा है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने रेडियोएक्टिव पदार्थ पोलोनियम से अधिक गति से निकलने वाली अल्फा किरणों को बहुत पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया। जो देखा कि कुछ अल्फा किरणें बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल गईं, तो कुछ अल्फा किरणें विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो गईं। अल्फा किरणों, ठीक है, किरणों लिख लीजिए यहाँ पर, किरणों सही से लिखा नहीं था, किरणों के अपने मार्ग से विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित होने की घटना को कहते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा कण प्रकीर्णन कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 डाल लीजिए इस पर। ठीक है, इसी में से सब क्वेश्चन जितने 15 करा रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, न्यूमेरिकल भी करवा चुके हैं। ठीक है, 2024 डालिए। देखिए, समस्थानिक तथा समभारिक और समन्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, इनके उदाहरण दीजिए। क्या, बहुत ही सिंपल होता है, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक से ये दो आए, कोई हमें तीनों लिखिए, तीनों भी पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, आपसे क्या समझते हैं, इसके उदाहरण दीजिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट हर साल आता है। देखिए समस्थानिक क्या होता है, ऐसे तत्व एक ही तत्व के, दो बार लिखिए, एक ही तत्व के बे परमाणु, ठीक है, एक ही तत्व के बे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न अलग अलग होती है। ठीक है, समस्थानिक कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ध्यान रखना, समस्थानिक मतलब समस्थानिक लिखा हुआ, जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान समस्थानिक। ठीक है, एक ही तत्व के बे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान होते हैं परमाणु। ठीक है, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। एक समान हो दूसरी अलग होती है, जैसी बात अलग होगी। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, भिन्न होती है, भिन्न अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक समान होने से आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या होता है, समान होता है। जब परमाणु क्रमांक समान होता है तो क्या होता है, आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या होता है, समान होता है। स्थान क्या होता है, समान होता है। इसके लिए एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लेंगे, 1H1 1H2 1H3। इसका नाम क्या होता है, आप बताना, कमेंट करना। ठीक है, हम बता देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम। इसका नाम क्या होता है, ट्राइटियम। ठीक है, क्या होता है, ट्राइटियम होता है। इसका नाम ड्यूटेरियम, इसका नाम तो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर। ठीक है, मालूम होगा यहाँ पर। फिर देखिए समभारिक क्या होते हैं, समभारिक देखिए विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है। ठीक है, उसका उल्टा करते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होता है, वहाँ पर परमाणु क्रमांक समान था, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या थी, अलग थी। यहाँ पर जस्ट उल्टा कर देंगे, समभारिक में विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तब द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, समभारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समभारी कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इन्हें आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा जाता है। ठीक है, 5-5 नंबर के सब आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन ने कराया है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इन्हें आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा जाता है। ठीक है, 1H3 इसका नाम भी बता देंगे, हीलियम है यहाँ पर। ठीक है, कार्बन 6 यहाँ पर देखिए, जब इसका यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है, ये क्या होती है, हमारे पास द्रव्यमान संख्या होती है। क्या होती है यहाँ पर, द्रव्यमान संख्या। ऊपर वाली देखिए द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। फिर देखिए समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। समन्यूट्रॉनिक मतलब ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इनके लिए परमाणु क्रमांक Z, द्रव्यमान संख्या A, परमाणु क्रमांक Z से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान संख्या A, दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, परंतु A माइनस Z का मान समान होता है। यानी कि A माइनस परमाणु क्रमांक में से नहीं, सॉरी, द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु क्रमांक घटा देंगे उसका मान क्या होगा, समान होगा। देखिए यहाँ पर ये क्या होता है हमारे पास, यानी कि एटॉमिक परमाणु क्रमांक होता है, ये क्या होती है हमारे पास, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में से देखिए 2 में से देखिए यहाँ पर 3 लिख लीजिए, 2, हाँ सही है। यहाँ पर कितना होगा, 3, हाँ सही है, 3 है। ये क्या 3 है, जब 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर। ए क्या है हमारे पास, एटॉमिक परमाणु क्रमांक, यानी कि ये क्या है हमारे पास, द्रव्यमान संख्या। यहाँ पर एक क्या है, परमाणु क्रमांक, नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या में से परमाणु 3 में से 1 घटे 2 बचेगा, 4 में से 2 ऊपर में से घटाइए, 4 में से 2 यहाँ पर भी 2 बचेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल इसके लिए सफिशिएंट है। फिर देखिए 7 में से 3 4 बचे लिथियम का, बेरिलियम का। 8 में से 4 7 में से 3 4 और 8 में से 4 4। देखिए इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इसके लिए क्या होती है, न्यूट्रॉन, इसके न्यूट्रॉन किस टाइप से निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या में से ये आता है ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, सब्जेक्टिव में 2 नंबर का। ठीक है, द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। द्रव्यमान संख्या ऊपर में से हमेशा देना, ऊपर से नीचे घटाते हैं। 3 में से कितना बचेगा, 2, 4 में से 2 न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसकी भी न्यूट्रॉन संख्या समान होगी, इसकी भी न्यूट्रॉन संख्या समान। एक एग्जाम्पल को एग्जाम में लिख देना, हमने ये लिख दिया, 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% बता सकते हैं, 24 में गारंटी है इस बात की, किसी ना किसी सेट में छपेगा जरूर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे 10वां क्वेश्चन हम। देखिए 10वां, युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब 5 नंबर या 3 नंबर का आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर युग्म उत्पादन। देखिए जब कोई ऊर्जित गामा किरण, ठीक है, फोटान किसी भारी पदार्थ पर गिरता है, क्या किसी भारी पदार्थ पर गिरता है, तो उसको पदार्थ का कोई, ठीक है, उसको या उसके पदार्थ का कोई लिख लीजिए, उसके पदार्थ का कोई नाभिक, उसके लिख लीजिए, उसको नहीं लिखिए यहाँ पर। उसके पदार्थ का कोई नाभिक अवशोषित कर लेता है। ठीक है, उसके पदार्थ या उसके पदार्थ का कोई नाभिक अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अवशोषित कर लेता है तो उसकी ऊर्जा से 1 इलेक्ट्रॉन व 1 प्रोटॉन उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पर एग्जाम्पल HNU लिख देंगे, प्रोटॉन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, कुछ है नहीं। जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटान की किसी भारी पदार्थ पर गिरता है, फोटान क्या, जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटान किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो क्या होता है, उसके पदार्थ का कोई नाभिक अवशोषित कर लेता है, तो इसकी ऊर्जा से क्या बन जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बन जाता है, 1 प्रोटॉन बन जाता है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, उसकी ऊर्जा से 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन उत्पत्ति होती है, बन जाता है। यहाँ पे इस प्रक्रिया को कहते हैं युग्म उत्पादन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। फिर देखिए युग्म विनाश। युग्म विनाश क्या होता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन व 1 प्रोटॉन आपस में सहयोग करते हैं, ठीक है, आपस में मिलते हैं, सहयोग करते हैं, तो एक दूसरे का विनाश करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे का विनाश करते हैं, तथा उसके स्थान पर गामा फोटान की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटान की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं युग्म विनाश कहते हैं।
ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन आपस में सहयोग करते हैं, आपस में मतलब जुड़ते हैं, आपस में सहयोग फिर तो एक दूसरे से विनाश करते हैं, तो करते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, विनाश करते हैं। ठीक है, विनाश करते हैं यहाँ पर करते हैं, तो उसके स्थान पर दो गामा प्रोटॉन की उत्पत्ति होती है। देखिए, दो गामा प्रोटॉन की उत्पत्ति होती है, प्रोटॉन की उत्पत्ति, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम क्या कहते हैं, युग विनाश कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, एच नहीं गामा प्रोटॉन यहाँ पर लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 11वां देखेंगे हम। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट 11वां क्वेश्चन, नाभिक की संलयन क्या है, उदाहरण से समझाइए। ठीक है, 100% इसी में से क्वेश्चन सफल जाएंगे आपके। देखिए, दो हल्के नाभिकों के, ठीक है, संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या, दो हल्के नाभिक के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर आधारित, जो हाइड्रोजन बम होता है क्या करते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित है। क्या होता है, दो हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, देखिए फिर इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिकों का, ठीक है, इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिकों का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान संलयन करने वाली नाभिकों की द्रव्यमान के योग से कम होती है। ठीक है, क्या होती है, योग से कम होती है। द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। जो द्रव्यमान की यह क्षति होती है किसमें होती है, ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है यहाँ पर। ठीक है, 1s2 1s3 हो जाएगा, नाम बता चुके हैं यहाँ पर। 1s1 हो जाएगा, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पर निकल जाएगी। फिर देखिए ड्यूटेरियम, इसका नाम क्या है, ड्यूटेरियम, इसका नाम क्या है, ट्राइटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम इसका नाम है ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम क्या है, हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ट्राइटियम पुनः ड्यूटेरियम से मिलकर ट्राइटेरियम क्या है, ड्यूटेरियम से मिलकर, ठीक है, हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। हिलियम मतलब यहाँ पर हीलियम नाभिक एक न्यूट्रॉन बन जाता है यहाँ पर। 17.6 मेगावाट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, निर्माण करता है यहाँ पर, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, नाभिकीय संलयन की दो हल्के नाभिक को के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को तो नाभिकीय संलयन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर 2-3 नंबर का, 1 नंबर का है तो यहाँ तक लिखना है, अगर 3-4 नंबर का तो पूरा आपको डिटेल पूरी लिखनी होगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 12वां देखेंगे क्वेश्चन हम। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, संधि डायोड में विभव प्रचीर से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, विभव प्रचीर क्या होता है, पीएन संधि के दोनों और बनी अक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को कहते हैं विभव प्रचीर कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, पीएन संधि के दोनों और बनी अक्षय परत के सिरों के बीच क्या कहते हैं, उत्पन्न विभवांतर को कहते हैं विभव प्रचीर कहते हैं। आपसे कोई पूछे विभव प्रचीर क्या होता है तो क्या बताएंगे, पीएन संधि के दोनों और बनी अक्षय परत के सिरों के बीच क्या होता है, उत्पन्न विभवांतर को कहते हैं विभव प्रचीर कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखें 13वां क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्या होता है प्रकाश का विवर्तन, जब प्रकाश किरणें किसी पतले रेखा छिद्र अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं। तो क्या होता है, जब प्रकाश किरणें किसी पतले रेखा छिद्र अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे रेखा छिद्र अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं। ठीक है, मुड़ जाती हैं। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या होता है, जब प्रकाश किरणें किसी पतले रेखा छिद्र अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वह रेखा छिद्र अथवा अवरोध के किनारों की ओर क्या हो जाती है, आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया होती है प्रकाश का विवर्तन कहते हैं यहाँ पर। फिर देखिए 14वां क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रदर्शित करने वाली एक समीकरण लिखिए यहाँ पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, ठीक है, जब किसी भारी नाभिक पर क्या जाती है, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक लगभग दो बराबर नाभिकों में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो क्या होती है, इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं है। क्या होता है, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक लगभग दो बराबर नाभिकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसके साथ बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, यूरेनियम लिख लीजिए, यानी कि इसका क्या है, मतलब कि परमाणु क्रमांक कितना है हमारे पास, 92 है। द्रव्यमान संख्या कितनी है, 235 है। न्यूट्रॉन है, यूरेनियम है। परमाणु क्रमांक इससे बना हमारे पास 92, यहाँ पर क्या बन जाएगा, द्रव्यमान संख्या 236, इससे बना बेरियम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बेरियम। फिर क्रिप्टॉन यहाँ पर 36, 89 हो जाएगा यहाँ पर। न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन यूरेनियम की ऊर्जा निकल जाएगी यहाँ पर, प्लस की ऊर्जा। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसी में से फंसेंगे क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चन सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन 15 में से इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को 100% लिख लीजिए। 100% इस बार आएगा, क्योंकि ये 2 सालों से क्वेश्चन आया नहीं है, पहले लगातार आता था। इस बार 100% चांसेस है इसके आने के, चांसेस है नहीं, लेकिन ये 100% छपा हुआ है पेपर में, किसी न किसी सेट में, हम बता रहे हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रभाव के नियमों को उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए कुछ नहीं, वो सिंपल नियम लिखे हुए हैं। देखिए, जब किसी धातु की सतह पर जब किसी धातु तो उसकी सतह पर प्रकाश डालते हैं तो क्या होते हैं, प्रकाश डालेंगे तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जब प्रकाश डालते हैं जाहिर सी बात फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की
ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर, जो फोटो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर होगी, दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, अनुकूलानुपाती है, कुछ नहीं। देखिए जब कोई हमारे पास क्या हुआ, जब किसी धातु की सतह पर हम प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, उसमें इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उत्सर्जन होने लगते हैं या निकलने लगते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो उत्सर्जन की दर होगी, दर आपतित प्रकाश की आवृत्ति की क्या होती है, सॉरी तीव्रता की क्या होगी, अनुकूलानुपाती होती है। ध्यान रखना क्या होती है, अनुकूलानुपाती होती है। फिर दूसरा लिख लीजिए यहाँ पर, इसके 5 नियम होते हैं। देखिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, हमेशा ध्यान रखना। क्या उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होगी, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर क्या होगी, निर्भर नहीं करती, डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर थर्ड देख लीजिए, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। थर्ड क्या है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। चौथा लिखिए, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान अर्थात दहलीज आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, कोई उत्सर्जित नहीं होता है। न्यूनतम आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जो न्यूनतम आवृत्ति होती है क्या भिन्न भिन्न अलग अलग धातुओं के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, 5वां लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए 5वां, धातु की सतह पर प्रकाश पड़ते ही तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, जब प्रकाश डालेंगे तो क्या होता है, तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, अर्थात दोनों के बीच कोई समय पछता नहीं होती, दोनों के बीच क्या होती है, कोई समय पछता नहीं होती। ध्यान रखना है यहाँ पर। 5 हो 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान रखना। ये 15 हमने क्वेश्चन कराए हैं और 15 में 100% गारंटी इसी में से फंसेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, न्यूमेरिकल भी बहुत करवा चुके हैं, बहुत और लाएंगे। 100% आपका फिजिक्स का पेपर फंसेगा, ध्यान रखना। जितना हम करवा रहे हैं, एक भी बाहर चला जाए तो हमसे कहना। ठीक है, जितने कराएं आपको सिर्फ तैयारी करते रहेंगे, और भी इंपॉर्टेंट भी न्यूमेरिकल लाएंगे 20। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कम से कम 20 आपको न्यूमेरिकल नहीं 15 लाएंगे, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। 5-5 नंबर वाले 15 न्यूमेरिकल लाएंगे, 5-5 नंबर वाले 100% उसी में से आपके फंस जाएंगे। ठीक है, बहुत करवा चुके हैं, बहुत करा देंगे यहाँ पर, इतने करा देंगे। अनसाठ पूर्वा समझ लीजिए, पूरा अनसाठ हमने करवा दिया। 2023 का सेट करा दिया है। ठीक है, 2022 का सेट करा दिया है, 2020 का सेट करा दिया है यहाँ पर, और 2017 से जो पीछे सूटे उसके सब न्यूमेरिकल करा दिए हम, जानना प्ले लिस्ट में, और पीछे के न्यूमेरिकल कराएं 12, 13, 14 के सब करवा देंगे यहाँ पर। 100% आपका पूरा पेपर फंस जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। पेपर देना तो बाद में दिखाना। ठीक है, इनको आपको सब तैयार करते रहते हैं जितने हम दे रहे हैं कंटेंट यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक देना। ठीक है।